ये आज हमें ज्वाइन किया है कानूनदान है अफजल खान जदून साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अफजल साहब बहुत शुक्रिया। पहले इस कानून को ज़रा अगर एलैबोरेट कर दें, क्या है हत्क इज़्ज़त का कानून, क्या है पाकिस्तान में? बेसिकली सबसे पहले तो इसके मीनिंग्स को समझना ज़रूरी होगा। बेसिकली कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसे लफ्ज़ या कोई ऐसी कहानी किसी एक शख्स के मुतालिक जो झूठ पे मबनी हो। इसमें जो अहम बात यह है कि वो अगर आपस में बात करते हैं दो अफराद तो वो डेफमेशन में या हद के इज़्ज़त में नहीं आता। ठीक है। हद के इज़्ज़त उस वक्त स्टार्ट होती है कि सबसे पहले वो क्लेम, वो बयान, वो बयानिया, वो बात, वो कहानी वो झूठी हो। और दूसरा ये कि वो किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट की जाए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिक एट लार्ज को बताई जाए या किसी एक फ़र्द को बताइए, किसी एक थर्ड पर्सन को बताइए। उसका मकसद ये हो कि उसकी नज़र से ये बंदा गिर जाए, उसकी नज़र में इसकी इज़्ज़त में कमी आ जाए। तो वो झूठा बयानिया जो किसी तीसरे बंदे को कम्युनिकेट करना, आम तौर पे एक कन्फ्यूजन पाई जाती है कि दो बंदे जब आपस में बात करते हैं और कोई ऐसी बात होती है जो बात इसके शायान शान नहीं होती तो उसको भी लोग कहते हैं ये डेफामेशन में नहीं आता। हद के इज़्ज़त होती उस वक्त है जब ये बात किसी थर्ड पर्सन को कम्युनिकेट की जाए। अब कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ ज़राए हैं, उसमें लाजमी नहीं कि कहा जाए, लाजमी नहीं लिखा जाए, इवन कि वो साइंस करेगा, कोई तस्वीर भेज देगा, कोई इशारा कर देगा। सपोज़ किसी महफिल में कोई ऐसी बात होती है चोरी से मुतल्लिक हो जाती है या कोई भी ऐसी बात होती है और कोई थर्ड पर्सन इशारा कर देता है कि ये फ़लाँ बंदा इसमें इन्वॉल्व है, वो इशारतन कह देता है या उस पर वो तस्वीर बना के भेज देता है। इस तरह का कोई साइन, कोई बात वो ज़ुबानी की जाए या तहरीरी की जाए, वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हो, अपनी आवाज़ में हो, किसी और की आवाज़ में हो, किसी भी सूरत में अगर किसी तीसरे बंदे को कम्युनिकेट किया जाता है जिससे उसकी इज़्ज़त उसके नज़र में कम होती है तो इसको डेफामेशन। अच्छा, ये जो वर्बल है तो हमारे यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि हम ग़ीबत नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सच बता रहे हैं, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारे माइंड में ये चल रहा था, हर तरफ हम देखते हैं तो फिर तो हर कोई डिफेमेशन का केस फाइल कर सकता है। मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो है वो आपको किसी के थ्रू पता चलती है कि किसी ने आपके बारे में ये बात की और आपको अपने बारे में बात खुद पता नहीं होती। इतनी झूठ पे मबनी बातें आप सुन रहे होते हैं। सो वर्बल जो आप किसी के बारे में बात करते हैं उसको कैसे आप कोर्ट में प्रूफ कर सकते हैं? क्या कोई तरीके होते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं लोगों को? इसमें जो ग़ीबत का वर्ड है, ग़ीबत बेसिकली ये होती है कि बेशक किसी के मुतालिक सच्ची बात हो लेकिन वो कम्युनिकेट की जाए उसकी बैक पे, ये ग़ीबत होती है। लेकिन डेफमेशन ये है कि इसके लिए ग़ीबत और डेफमेशन में फ़र्क है कि डेफमेशन में झूठ नहीं होगा, जो एलिगेशन लगाया गया है, जो बयानिया दिया गया है, जो स्टेटमेंट दी गई है वो झूठी होती है। ग़ीबत तो होता ही सच है, अगर वो झूठा कहेगा तो वो बहतान में आएगी, वो उसे ग़ीबत नहीं कहा जाएगा, वो बहतान में आएगी। अब ये कि इसमें बेसिकली जब वर्बल कहा जाता है तो वो तीसरा शख्स खुद या कोई सुनने वाले, वहाँ पे जो सुनने वाले होते हैं वो दो विटनेसेस के तौर पे आते हैं, वो दो आके बताते हैं कि मेरे सामने, अब ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स के सामने जब हम केस करते हैं उस केस में बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स के सामने मेरे अगेंस्ट ये फ़लाँ बात की जो झूठ पे मबनी थी, इस वजह से मैं डिफेम हुआ हूँ। तो इसमें वो क्लेम लेके कोर्ट में आ सकते हैं। इस पे दोनों प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, क्रिमिनल भी हो सकती है। इस पे ताज़ीरात पाकिस्तान में सेक्शन है 500, उसके तहत FIR इस्तगासा हो सकता है। और दूसरा जो अहम है वो है आप उससे क्लेम, डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इस जो लॉ की खूबसूरती ये है कि एक दफ़ा ये साबित हो जाए कि ये झूठ था और ये इसने कम्युनिकेट किया तीसरे शख्स को ज़ुबानी या तहरीरी या इशारतन, तो जब ये हो जाएगा तो समझा जाएगा कि जब कम्युनिकेट हो गया तो ये डिफेम हो गया। अब उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि ये भी बताया जाए कि मैं डिफेम हूँ, सिर्फ ये है कि वो ये साबित हो जाए कि झूठ था और इसके मुतल्लिक वो झूठ कहा गया, तो डेफमेशन जो है वहाँ पे उसका इतलाक हो जाएगा। अच्छा, वैसे खामोश रहना भी नहीं चाहिए। अब ये कुछ अर्सा पहले की बात है, सबा कमर ने जिस तरह से स्टैंड लिया था कि उनके बारे में इस तरह की बात की गई थी जो कि झूठ थी। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर किसी के बारे में कोई सच बात भी है तो आपको क्या ज़रूरत है किसी की इज़्ज़त पे बात करने की या किसी के पास्ट को उछाल के लाने की। बट एनी हाउ वो तो डिफेमेशन में आता था, वो डिफेम करने की कोशिश की थी, बट उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने बताया कि मैं केस करूँगी और उसके बाद ज़ाहिर है माफ़ी मांगनी पड़ी अगले शख्स को। खैर वो उन शख्स की तरफ से सिलसिला मैं देखा है कि कोई ख़ास नहीं रुका, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी ज़रूर आई है। तो देखें, थोड़ी बेहतरी हो लेकिन बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है।
खामोशी का मतलब ये होता है कि आप बस चलने दे रहे हैं और आप उस बंदे को एक लेवरेज दे रहे हैं कि ठीक है आज मेरे बारे में कल किसी और के बारे में बात हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें ओवरऑल। बेसिकली हमें ना पाकिस्तान में टॉर्ट्स के जो लॉ हैं उनका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को अपने मकाम का ही नहीं पता और उसके बाद उसको रेमेडीज़ का नहीं पता कि रेमेडीज़ क्या हैं। अब ये कि जैसे आपके प्रोग्राम के थ्रू हम पीटीवी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये सुना जा रहा है, लोगों को जब ये पता चलेगा कि मेरे राइट्स हैं, किसी बंदे को इजाज़त नहीं कि मेरे अगेंस्ट कोई झूठा क्लेम इस तरह करे, झूठी स्टेटमेंट दे। अब जब ये होगा तो फिर वो क्लेम कर सकेगा। अब इसमें बेसिकली दो कवानीन, एक 2002 का डेफेमेशन ऑर्डिनेंस है, वो 2002 में बना है। अभी पंजाब में अलग से बहुत खूबसूरत कानून बन गया। पंजाब में वो जितनी कमियां 2002 के कानून में रखी गई थी, रह गई थी, वो यहाँ पे पंजाब में अभी जो कानून बना है उसके मुताबिक वो पूरी कर दी गई है। अब इसमें बेसिकली होता ही है कि जैसे ही किसी को ये पता चले कि मेरे अगेंस्ट कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी गई है तो वो कोर्ट में आके क्लेम कर सकते हैं। अब 2002 का जो स्पेशल लॉ था वो बना इसलिए था कि इससे पहले सोशल मीडिया नहीं था। उसके बाद ये आया कि कोई न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में, किसी सोशल मीडिया फोरम पे, व्हाट्सएप या किसी के थ्रू जब वो कम्युनिकेट करता है तो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत एक नोटिस भेजना पड़ता है। वो जो प्रोसीजर था कि पहले सेक्शन 8 का नोटिस भेजना पड़ेगा, ये अक्सर गलती लोग कर देते हैं जिसकी वजह से वो क्लेम में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते कि उन्होंने पहले नोटिस भेजना है कि पहला स्टेप नोटिस है। पहला स्टेप नोटिस है। ये 2002 के तहत है, ये पूरे पाकिस्तान में लागू है। ठीक है, यानी कोई एफआईआर नहीं है, कोई और चीज नहीं है, सीधा सीधा आपने बाय लॉयर के थ्रू एक नोटिस भेज देना है। डिफरेंस मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक डिफरेंस ये है कि अगर आप सिविल रेमेडी, एक सिविल कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिस का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जब डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत आएंगे फिर आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। डेफेमेशन ऑर्डिनेंस बेसिकली ये है कि आप थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सिविल में किसी भी जगह कोई स्टेटमेंट दे दी, वो ज़ुबानी तौर पे हुई तो वो सिविल क्लेम होगा, लेकिन जब पब्लिकेशन होगी उसकी, जिसका प्रूफ नहीं है आपके पास, एज सच रिटन या प्रूफ भी हो सकता है, लेकिन अगर सपोज खत लिख के किसी को बता दिया गया या किसी के खिलाफ इश्तिहार छिपवा, एक पम्फलेट बनाया गया, उसको स्प्रेड कर दिया गया पब्लिक में, वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जब उसकी पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या इवन के वो टीवी के ज़रिए किसी भी फोरम पे, जो सोशल मीडिया का फोरम है, अगर उसमें उसकी पब्लिकेशन होगी न्यूज़पेपर में, फिर डेफेमेशन ऑर्डिनेंस में। ठीक है, ये दो फर्क हैं जी। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए पहले सेक्शन 8 का नोटिस भेजेंगे, सेक्शन लीगल नोटिस जिसे आमतौर पे कहा जाता है। जब ये लीगल नोटिस जाएगा तो उसमें आप उससे कहेंगे या तो मुझे क्लेम दो, पहले एलिगेशन लगाएंगे, स्पेसिफिक एलिगेशन कि आपने ये बात मेरे ऊपर की, वो उस आपने ये मेरे अगेंस्ट जो बयानिया दिया ये झूठा था, इससे मैं डिफेम हुआ हूँ, आप मुझसे या माजरत करें तहरीरी तौर पे, या फिर उसके बाद ये ऑप्शन है। ये अच्छा, ये ऑप्शन देना भी लाजमी होता है कि या तो मुझसे माफ़ी मांग लो या फिर ऑप्शनल है? ये ऑप्शनल है, तो होते ही ऑप्शन है ना। ये बेसिकली है कि अगर मैं चाहूँ कि ये क्या उस शख्स के पास उसने ये ऑप्शन देनी ही देनी है कि या तो मुझसे माफ़ी मांग लो या मैं कोई केस करूंगा, या कि वो सिर्फ दूसरे ऑप्शन पे जा सकता है कि माफ़ी वाला चक्कर कोई नहीं है? नहीं, वो से ये कहेगा कि मैं कोर्ट से बाहर भी आप मुझे रुजू करके, यानी जो डैमेजेस मांगे वो क्लेम कर लेगा कि मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं करना चाहता, आप अपने जो ये मेरे डैमेजेस हैं ये मुझे आप पे कर दें। इसमें मैं, और उसमें होता है कि आप रिटर्न और ओरल दोनों सूरतों में माफ़ी मांगे जिन बंदों से। वो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ क्लेमेंट की, जिसकी जो डिफेम हुआ है उसकी है, वो जैसे सेटिस्फाइड। कोई लिमिट होती है कि ऐसे किसी भी केस में या कोई सेट किया गया हो कि आप इतना क्लेम कर सकते हैं किसी से? अच्छा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस है केस के बनाने में। ये मैं खुसूसन वकला हजरात से कहूँगा, या जिसके साथ भी कोई फैक्ट्री है तो वो ये बताएगा कि उसकी वर्थ क्या है। अब मिनिमम क्लेम जो पंजाब में कानून बना है उसके तहत तो मिनिमम क्लेम जिस दिन ये प्रूव हो गया उस दिन वो 30 लाख रुपया मिनिमम क्लेम होगा, चाहे किसी का भी है। अगर उससे ये देखें, दो तरह के डैमेजेस हैं, एक है जनरल डैमेजेस, एक है स्पेशल डैमेजेस। जब जनरल डैमेजेस आप होंगे तो वो 30 लाख उसे मिलेगा। स्पेशल डैमेजेस होते हैं, उसमें डिफरेंस होता है। स्पेशल डैमेजेस में जैसे कि पेशे के लिहाज से, तालीम के लिहाज से, मकाम के लिहाज से फ़र्क होता है। अब जैसे कि एक तालिब इल्म है, उसके मकाम में और एक उस्ताद के मकाम में फ़र्क है। सिमिलरली एक अदारे के हेड के मकाम में या उस पर जो पोजीशन पे उसमें फ़र्क है।
हमें ये प्रूव करना होता है कि स्पेशल डैमेजेस हमें क्या हुए। वो स्पेशल डैमेजेस जब होते हैं, एक इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ। मेरे पास एक केस आया, उसमें उसने ये बताया जी मेरा रिश्ता टूट गया इसकी वजह से। इन्होंने जब ये मेरे अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दी है तो मेरे इन लॉस को जब पता लगी तो उन्होंने कहा ऐसे बंदे को तो हम अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं देते। अब ये इर्रिपेयरेबल लॉस था, अब इस लॉस को रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब ये स्पेशल डैमेजेस में आएगा। सिमिलरली स्पेशल डैमेजेस में ऐसे भी होते हैं कि मुझे एक कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ या कोई और मेरा एग्रीमेंट हो रहा है। अब दूसरे बंदे ने मुझे डिफेम करने के बता दिया जी कि इसकी तो क्वालिटी में ही फ़र्क होता है या इसका कोई भी ABC कर दिया। अब वो यहाँ पे जब ऐसा क्लेम कोई आता है तो फिर मुझे वो जो लॉस होता है वो स्पेशल डैमेज, मिसाल के तौर पे 50 करोड़ रुपए की मेरी डील थी, वो इसके डिफेम करने की वजह से डील ख़त्म हो गई। अब वो डिफेम करने की वजह से जब डील ख़त्म हुई तो वो स्पेशल डैमेजेस में आएगा। सिमिलरली हम जब वो रेपुटेशन को करेंगे, मेजर करेंगे, तो उस वक्त कोर्ट असेस करेगी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें अगर हम अपने केस में वकला हज़रात जब क्लेम में वो प्रॉपर पैरास को ऐड करते हैं और उसमें अपनी वर्थ को पहले प्रूव करते हैं, फिर उस वर्थ के मुताबिक दिया जाता है। अब जो पंजाब का लॉ है ये मुख्तलिफ ये इसलिए कर दिया कि चाहे कोई भी है 30 लाख से कम उस पर डैमेजेस उसको नहीं मिले। लेकिन बाकी जो है 2002 का ऑर्डिनेंस उसमें ये स्पेसिफिक नहीं किया गया। तो उसमें आके ये कि जितनी वर्थ आप प्रूव करेंगे जर्नल और वो डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस तो जितने प्रूव करेंगे उतना आपको क्लेम मिलेगा। ओके, और माफ़ी की सूरत में आप माफ़ी तो माफ़ी होती है, उसमें तो अगर वो छोड़ना चाहे तो वो उसे वेव ऑफ कर सकता है। और वो सिर्फ जिस पे उसकी यहाँ पे ये है कि जो डिफेम हुआ है उस पर्सन की सेटिस्फेक्शन है, जैसे वो सेटिस्फाइड होता है, आउट ऑफ द कोर्ट होता है, कोर्ट के अंदर होता है, जिस तरह वो आके वो माफ़ी क्लेम करता है, माफ़ी मांगता है, उस पर वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा, कितने केसेस अभी आ रहे हैं कोर्ट में? आप लोगों के पास कितने आते हैं? क्या मर्दों की तरफ से ज़्यादा तादाद है केसेस की या ख़वातीन की तरफ से? अच्छा, इसमें शऊर पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है जिन लोगों को पता है वो आके क्लेम करते हैं, वो किसी को नहीं। लेकिन किन को शऊर है अभी ज़्यादा? हम कौन स्टेप ले रहे हैं अपने लिए, आगे बढ़ रहे हैं? ये डिपेंड करता है, इस पे कोई हम ये इसमें डिटरमिन नहीं कर सकते कि समटाइम्स बाज़ का ख़वातीन जो हैं उनको इस बात का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ऐसा डेटा हमारे पास उस तरह से नहीं है कि ख़वातीन ज़्यादा है या मर्द ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन देयर अवेयरनेस। ऑलराइट, राइट्स इक्वल हैं दोनों के, दोनों आ सकते हैं, दोनों उसमें जेंडर का कोई वो मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। टाइम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आज किसी के साथ एक मामला हुआ है और वो 3 साल बाद जाके केस करना चाहे, क्या वो कर सकता है केस, या इसमें कोई टाइम लिमिट होती है कि इस अरसे के दौरान आपने वो केस करना होता है? ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अक्सर केसेस हमारे इस वजह से रह जाते हैं, जब हमें पता चलता है तो हम सोचते रहते हैं। इसमें जो अभी पंजाब का कानून बना है उसमें उन्होंने इसको 60 डेज़ कर दिया कि आपको जब नॉलेज हुआ कि आप बात नॉलेज की आ रही है, बात पब्लिकेशन की नहीं आ रही, या बात उस क्लेम की नहीं आ रही कि कब से हुआ, जब नॉलेज हुआ। मिसाल के तौर पे मेरे अगेंस्ट अखबार में इश्तिहार लग जाता है, किसी सोशल मीडिया पे, मुझे 2 साल नहीं पता चलता। 2 साल के बाद जब मुझे पता चलेगा, अगर आप पंजाब में केस फाइल करेंगे तो उस सूरत में और आप 60 डेज़ के अंदर करेंगे। अगर आप जा रहे हैं डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत, उसमें आपके पास 6 मंथ है कि 6 माह के अंदर आप कर सकते हैं। अब पंजाब में भी ये हो सकता है, यानी पंजाब में लोगों को 2 ऑप्शंस दे दिए गए। एक तो आप स्पेशल लॉ के तहत आ सकते हैं, दूसरा वो जो डेफामेशन ऑर्डिनेंस उसके तहत आ सकते हैं, और तीसरा जो क्लेम सिविल क्लेम ही है वो सिविल कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा, वो ज़रूरी है। डिफरेंस ये है कि जो सिविल कोर्ट में आप क्लेम करेंगे उसकी प्रोसीडिंग जो है वो समरी ट्रायल नहीं होगी, फौरी प्रोसीडिंग नहीं होगी, जबकि ये दोनों बाकी जो पंजाब वाला और डेफामेशन ऑर्डिनेंस है ये समरी प्रोसीडिंग होगी। अभी पंजाब ने तो इतना ज़बरदस्त कानून बना दिया है, उन्होंने ये किया कि जो क्लेम करेगा उसके अगेंस्ट ये नहीं होगा दूसरा आगे जवाब दावा दे देगा, वो पहले एप्लीकेशन देगा और वो अपना डिफेंस बनाएगा, वो लीव टू डिफेंड देगा जी कि मेरे पास ये प्रिविलेजेस मौजूद हैं या मेरे पास ये डिफेंस मौजूद है। अगर उसका डिफेंस वो प्रूव नहीं कर पाता तो सेकंड डेट पे ही वो उसके अगेंस्ट वो जनरल डैमेजेस का इतलाक हो जाएगा, फिर स्पेशल डैमेजेस को एविडेंस के थ्रू प्रूव करेगा, उसको राइट ऑफ डिफेंस नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि अक्सर हम देखते हैं कि
डिजिटल स्पेसेस में हरासमेंट हो रही होती है, उसमें तो नॉर्मली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि केस NCCII के पास जा रहा होता है, या कि वो कोर्ट के पास जाने की ऑप्शन भी होती है उसमें? नहीं, उसमें स्पेशल जब भी कोई स्पेशल लॉ बन जाता है, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं, तो उनमें वो इख्तियार जो आम कोर्ट से उनका ख़त्म हो जाता है। ओके। उसमें आपके पास इख्तियार, क्योंकि स्पेशल लॉ बन गए, जब स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है जनरल लॉ पे, तो उस पर स्पेशल इस तरह के जो केसेस होंगे वो NCCA में जाएंगे, और बाकी जितने केसेस होंगे वो ऑप्शनल हैं कि आप पंजाब में करना चाहें, अगर पंजाब में हैं, अगर आप सिविल सूट करना चाहें, दूसरा आप स्पेशल वो फ़र्क ये है कि जुरिस्डिक्शन का फ़र्क है। सिविल केस आपका होगा सिविल कोर्ट में, फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रायल होती है, उसकी सिविल कोर्ट होगी। जब आप डेफामेशन ऑर्डिनेंस के जाएंगे थ्रू, उसकी ब्यूटी ये है कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास लगेगा, उसका इख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगा, यानी एक उससे भी सीनियर अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट अपील, जैसे सिविल क्लेम होगा तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज का क्लेम होगा उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, वो होगा भी विद इन 6 मंथ उसको डिसाइड कर देंगे। अच्छा, ये तो चले हम डिफेमेशन के मुतालिक आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट वेल। एक तो डिफेमेशन आपने बताया कि आपने किसी को डिफेम किया, जो चीज़ गलत है आपने वो बता दिया। हमने अक्सर देखा है कि लोगों के पास्ट को निकाल के सोशल मीडिया पे उछाल दिया जाता है, किसी पॉडकास्ट में कोई ऐसा पॉडकास्ट में कोई ऐसी बात हो जाती है कि अच्छा जी वो उसके तो मैंने इसके साथ ये देखा था, वो देखा था। स्पेशली हमारी जो क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा ओवरऑल किसी भी तबके से हो फीमेल इजी टारगेट है, सो उसमें भी हमने यही देखा है कि बस पास्ट के बारे में बात कर दी गई, उससे भी किसी की पर्सनल लाइफ मुतासिर हो सकती है। क्या इस बारे में भी कोई कानून मौजूद है पाकिस्तान में? क्या इस हवाले से केस दायर किया जा सकता है? अच्छा, इसमें ना बेसिकली ये है कि प्रिविलेजेस हैं कुछ आपका। इसमें अहम जो डेफामेशन के हवाले से है वो कि किसी के खिलाफ अगर केस हो जाता है डेफामेशन का, उसके पास प्रिविलेजेस क्या हैं कि वो डिफेंस क्या ले सकता है। उस डिफेंस में से आपके सवाल का जवाब मौजूद है। उस डिफेंस में बेसिकली ये होता है कि जब मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैंने अपने आप को पेश किया और मेरी कंसेंट है कि आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। वो सवाल, और इसमें होता ये है कि जो एंकर्स होते हैं या जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। अब उन पे उनसे निजी ज़िंदगी के सवालात भी किए जा सकते हैं। ये होता है कि पहले स्क्रिप्ट अगर तय हो गया था, क्वेश्चन देखें, अगर मैं और सबीन आपसे सवाल आपसे मुतालिक करें समझ आता है, हम एक तीसरे शख्स के मुतालिक बात करें और हो सकता है हम ना करें, लेकिन आप गुफ्तगू में उसको ले आए, उसके बारे में कोई बात कर दें, तो फिर वो क्या तीसरा शख्स आपके खिलाफ केस कर सकता है? बिल्कुल, डेफामेशन तो है ही है ना, डेफामेशन तो है, ये कम्युनिकेटेड टू थर्ड पर्सन। नो देखें, वो आपने डिफरेंस समझाया था ना कि वो डिफेमेशन का मतलब ये है कि वो बात जो झूठ हो और आपने किसी दूसरे को बताई हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो बात लेट्स सपोज सच है, तो पास्ट रहा है आप किसी के पास्ट को लाके सोशल मीडिया पे उछे, क्योंकि हम ये जनरल प्रैक्टिस देख रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे, क्या इस बारे में कोई कानून मौजूद है कि कोई जाकर केस दायर कर सकता है कि मेरे पास्ट को या मेरी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली ऐसे उछाला गया? बेसिकली पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हरासमेंट में आएगा, ये हरासमेंट में आएगा और ये इसको NCCA ही डील करेगी। इसके अलावा भी ऑप्शन है कि आप इसमें भी डेफामेशन में आ सकते हैं। ये भी डेफामेशन में आएगा कि इन्होंने मुझे यहाँ पे टारगेट करके मुझे डिफेम करने की कोशिश की, यानी मेरा माजी एक मुख्तलिफ चीज़ है, मेरा हाल अब मेरे हाल पे अगर मैं उससे निकल चुका हूँ और मुझे दोबारा ला के उसमें किया जाएगा तो ये हरासमेंट में आएगा। और हरासमेंट के लिए बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, वो उसके मुताबिक आएंगे। लेकिन इसी तरह वो यानी राइट्स जैसे कि आम आदमी के, इसी तरह जो जिसके अगेंस्ट केस किया जाएगा उसके पास फिर डिफेंसेस कुछ होंगे, वो फिर अपने डिफेंसेस बयान कर सकता है, जिसमें वो ये एक तो सबसे पहले कहेगा जो मैंने बात की वो पब्लिक इंटरेस्ट में थी, दूसरा जब वो कहेगा जो मैंने बात की वो सच्ची है, उसमें झूठ नहीं है, और फिर उसको प्रूव करना होगा कि मेरा मकसद इसको डिफेम करना या हरास करना नहीं था। मैंने तो एक जर्नल नॉलेज के लिए ये बात की, लेकिन इसमें वो प्रूव नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि एक हमारा टॉपिक डेफेमेशन पे चल रहा है, आप कोई ऐसी बात कर देते हैं जो मुझे पता ही नहीं होती और वहाँ से आते तो ये डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा, फेस ऑफ रिकॉर्ड ये साबित हो जाएगी चीज़ कि ये तो थी, टारगेट किया गया। और तो टारगेट ये समझ आता है हरासमेंट के ज़ुमरे में। ये हरासमेंट मैंने स्पेसिफिकली सवाल किया क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैं देखी थी कि एक एक्ट्रेस, शी इज़ हैप्पीली मैरिड, और उनके बारे में कोई पिक्चर पुरानी आके किसी ने लगा दी और पूरी रुदाद उसके नीचे लिखी हुई थी,
अच्छा हुआ उन्होंने कोई खैर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि आपको एक जिस तरह पब्लिकली होता है आप एड्रेस करते हैं, फिर वो बहस छिड़ जाती है एंड ऑल दैट। बट मैं उसमें बड़ी हो रही थी हैरान कि अब उनकी बेटी है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो ये कितनी ज़्यादा उससे इफेक्ट होती है। तो ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है और आप कभी भी हरासमेंट का केस इस पे कर सकते हैं। और उसको इसको डेफेमेशन में भी लाया जा सकता है, क्योंकि ये मेरा माजी है, ये अब नहीं है, अब मैं और हूँ, मेरा माजी इससे पहले कुछ और था, अब मुझसे वो चीज़ें लेबल की जाएंगी किसी भी हवाले से, तो वो झूठ ही होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब डिस्टर्ब होती है। छोटा सा एक सवाल और भी, अगर आपकी मंगनी थी ख़त्म हो गई, शादी थी ख़त्म हो गई, रिश्ता था ख़त्म हो गया, कोई भी रिलेशन था ख़त्म हो गया आपका, उसके बाद की जाने वाली बात जिससे आपको लगे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है, उस केस में भी ये डेफेमेशन या हरासमेंट फाइल उसमें भी हरासमेंट और डेफेमेशन दोनों में क्लेम किए जा सकते हैं। इसमें कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ की कम्युनिकेशन है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती हैं। इनमें वो ये डिफेंस ज़रूर लिया जा सकता है कि ये हमारा प्रिविलेज्ड रिलेशन था। एक वकील का और क्लाइंट का जो रिलेशन है वो प्रिविलेज्ड रिलेशन होता है। सिमिलरली अब यहाँ पे अक्सर लोगों के जहन में आएगा कि हम केस अगर किसी के अगेंस्ट करते हैं और किसी टेक्निकल वजह से केस प्रूव नहीं हो सकता, तो लोग तो कहेंगे इसने मुझे डिफेम किया। कोर्ट्स की जितनी जुडिशल प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट की जितनी प्रोसीडिंग है, अब जैसे पार्लियामेंट में आप देखते हैं कि अक्सर बयानिए होते हैं एक दूसरे के खिलाफ बयानी, उनको प्रिविलेजेस हासिल हैं। सिमिलरली ये प्रिविलेज यहाँ भी हासिल है, जो लॉयर उसके क्लाइंट की कम्युनिकेशन होती है, इसी तरह सबऑर्डिनेट और ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन होती है उसको भी प्रिविलेज हासिल है, वो कह सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम जो होता है मीडिया पर्सनल्स के लिए, वो ये होता है जैसे जर्नलिस्ट है, कोई आके बयान देता है तो वो ये कह सकता है कि मैंने ये बयान ये पब्लिक इंटरेस्ट में दिया, और उसके पास वो से प्रूफ करना पड़ेगा फिर कि पब्लिक इंटरेस्ट था या उसका ज़ाती इंटरेस्ट था। जी ये उसमें इंपॉर्टेंट है, ये ऑनस उस पे शिफ्ट, हाँ ये ऑननेस उस पे है कि उसने बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो साबित करेगा इसको। साहब थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद, इट्स ग्रेट टू हैव यू। हमारे आज ये सेगमेंट करने का मकसद भी था कि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे, जो कानून मौजूद है उसको अंडरस्टैंड करना है, ताकि अपने राइट्स का इल्म हमें हो सके और हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें थ्रू आउट द नेशन के हरासमेंट, डेफेमेशन, ये सब इस मामले में कानून बड़ा क्लियर है। हमें अपने राइट्स का इल्म होना चाहिए, ताकि जब ऐसे केसेस सामने आएंगे लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ केसेस कम होंगे, क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ जाएगी कि ऐसा नहीं करना, करने से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। थैंक यू वंस अगेन, साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।